बांसुरी में आप इनको पूछ सकते हैं कि फूंक मारना सबसे मुश्किल काम है हम्म। बांसुरी में। हाथ तो आप बाद में आराम आराम से बैठा सकते हो, बट वो जो पहला फूंक है वो आने में समय लगता है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो ये बजा रहे मैं उनको फॉलो कर पाऊँ। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान मौजूद हैं, पिता और पुत्र की जोड़ी, क्लासिकल संगीत के विद्वान कहें, पद्मश्री रोनू मजुमदार साहब, जिन्हें हम सब रोनू दा कहते हैं। उनके बेटे भी हैं ऋषिकेश। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल आपसे कि आपने अपने पिता को बांसुरी बजाते देख बांसुरी बजाना शुरू कर दिया जी। आपने अपने बेटे पे यही दबाव बनाया कि तुम भी बनाओ, या उसने अपनी मर्जी से बांसुरी को चुना? नहीं, उसने अपने मर्जी से चुना। अच्छा। क्योंकि ये जय हिंद कॉलेज में जाता था तो मास मीडिया में जाएगा ऐसा लगता था। अच्छा। मगर वहां भी बांसुरी बजा रहा है। तो बड़ा बेटा तो मेरा डेंटिस्ट बन गया। हाँ। मगर बांसुरी बजाता है वो भी, मगर उसने फुल टाइम नहीं लिया। ये तो कैरियर लेने पे आमदा हो गया। अच्छा। तो मैं इसको रोकूं कैसे? बिल्कुल रोकना भी नहीं चाहिए। जी। आपने बांसुरी बजाने की ऋषिकेश जी। कहाँ से प्रेरणा ली? फादर से अपने, या घर में ऐसा वातावरण था कि बचपन से संगीत ही चलता था पूरे दिन में। बिल्कुल समझ और सकता हूं। मैं जब 3 साल का था तब मैंने मेरा फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू किया, जो कि था तबला। अच्छा जी, 3 साल की उम्र में। हाँ। मेरे बड़े पापा पखावज बजाते थे और तबला बजाते थे, तो उनके साथ बैठना होता था, बजाना होता था, तो उनको देखते देखते मैंने भी बजाना शुरू कर दिया था। तो 3 साल की उम्र में मैंने तबला बजाना शुरू कर दिया। और तबला बजाते बजाते 6 साल में जब मैं पापा को देखता था तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ कि 6 साल की उम्र में मैं जब बैठा था पापा के साथ, तो बांसुरी तो काफ़ी सारे होते हैं, अलग अलग स्केल के अलग अलग बांसुरियाँ होती है। तो काफ़ी सारे पापा के पास में बहुत सारी बांसुरी रखी थी और वो एक बांसुरी बजा रहे थे। तो एक बच्चा क्या करता है कि कुछ भी सामने देखता है तो उसको उठा के खेलने लगता है। बिल्कुल। तो मैं भी वही कर रहा था कि मैंने बांसुरी देखा, वो अपने बजा रहे अपने मस्त होकर, मैंने बजाया और मैंने उठा कर ही सीधा ऐसे फूंक मारने की कोशिश की। और पहले ही चांस में मैंने जब इसको ऐसे करके फूंक मारा तो फूंक लग गया। अच्छा, लग गया। और बांसुरी में आप इनको पूछ सकते हैं कि फूंक मारना सबसे मुश्किल काम है बांसुरी में। हाथ तो आप बाद में आराम आराम से बैठा सकते हो, बट वो जो पहला फूंक है वो आने में समय लगता है। तो पहला फूंक जो है मेरा पहली बार में आ गया था 6 साल की उम्र में। तो तभी पापा ने बोल दिया, कहते हैं ना, इसके ऊपर वाला खुद से दिशा दिखाता है, वो शायद उसकी ही कोई ये रही होगी, उसी का। बिल्कुल। तो वो सुन के मैंने सोचा इसको तो सिखाना पड़ेगा। अच्छा। ये पहली बार फूंक निकाल रहा है तो इसको ना सिखाऊं तो नाइंसाफी है। तो मैंने सिखाना शुरू किया। अब तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा कर रहा है ऋषिकेश। जब आप दोनों की जुगलबंदी होती है, कंपटीशन होता है बाप बेटे में? आप ही बताइए। मेरे लिए तो सीखने का ही होता है। कि मैं जब भी उनके साथ स्टेज पे बैठता हूँ तो बहुत हमेशा सीखने का मौका मिलता है। बट हाँ, कंपटीशन भी होता है। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि जो ये बजा रहे मैं उनको फॉलो कर पाऊँ, जो बजा रहे मैं वैसा बजा पाऊँ, क्योंकि ये है एकदम टॉप। तो वही मेरे लिए वो है कि बस ऐसा बजाना है। तो वो मेरे लिए कंपटीशन रहता है कि हाँ वैसा बजाना है। तो हम आगे और बात करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा अगर जुगलबंदी हमारे दर्शकों को भी दिखा दें, सुना दें तो बहुत। बिल्कुल जी। मैंने कुछ ना कहो जब बजाया तो गाना मैं बजा रहा था। गाना गा रही थी लता जी स्टूडियो में, और फिलर मैं बजा रहा था। तो अभी मैं गाना बजाऊंगा, फिलर ये बजाएगा। ठीक है। ताकि ये रोनू मजुमदार बन जाए, मैं लता जी बन जाऊं।
बहुत खूब। ऋषिकेश, ये बताइए, एज ए फादर ज़्यादा सख्त हैं या एज ए गुरु? शुरुआत में बहुत सख्त थे, अच्छा। मैं बोलना चाहूँगा, बट जैसे जैसे समय होता गया मैं भी थोड़ा थोड़ा बेटर करने लगा, वैसे ये भी थोड़ा मेरे ऊपर नरम होते गए। शुरुआत में काफ़ी सख्त थे, बोलते थे कि इतने घंटे का रियाज होना ही चाहिए और इतने घंटे आपको बजाना चाहिए, बट विद टाइम बहुत ही मुझे समझ लेते हैं और जैसे बोलते हैं ना, एक गुरु है, मेरे पिताजी है, बट एक दोस्त की तरह मुझे समझाते हैं, मुझे संभाल लेते हैं। बहुत खूब। एल्बम्स वगैरह आप कर रहे हैं जी। क्या है अभी पास्ट में, अगर कोई एल्बम रिलीज हुआ कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में मैंने एक एल्बम रिलीज किया था, बिट्स एंड विंड्स, जी। शिखर नाथ कुरैशी जी के साथ, तौफीक अंकल जी के वो बेटे हैं, और बहुत भगवान की कृपा से उसको ये क्लिफ अवार्ड्स भी अभी मिला हाल ही में, अभी जस्ट 1-2 हफ्ते हुए कि उसको क्लिफ अवार्ड्स मिला बेस्ट मॉडर्न ट्रेडिशनल म्यूजिक के लिए, तो ये बहुत खुशी की बात है। आपने भी फिल्मों में बजाया है? मैंने हाल ही में बजाया है इसमें परम सुंदरी में, जी, उसका बैकग्राउंड मैंने बजाया है। वेरी गुड। वो कैसा एक्सपीरियंस था, वो फिल्मों में बजाना, क्लासिकल बजाना, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं? बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि फिल्मों में बजाना और फिल्मों में भी रिकॉर्डिंग बजाना, लाइव म्यूजिक और रिकॉर्डिंग म्यूजिक टोटली एक डिफरेंट चीज़ है। क्योंकि लाइव म्यूजिक में क्या है कि आप कितना भी इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं और आपको एक लंबा स्पेस मिलता है, बट रिकॉर्डिंग में आपके पास 8 बार है, नहीं तो 4 बार है, वो फिक्स जगह है, और वो फिक्स 4 बार में आपको वो फिक्स परफेक्शन दिखाना है। वो 4 बार में अगर आप परफेक्ट नहीं है तो फिर वो रीटेक होता रहेगा और फिर आप बजाते रहेंगे। तो सर, जब ये एल्बम कुछ करते हैं तो पहले आपको सुनाते हैं, कुछ आपसे मशवरा, या उसमें कुछ कमी बेशी हुई तो उसमें सुधार? हरदम सुनाते हैं, हरदम। यहाँ तक कि पुराने जो इसके एल्बम, मतलब एज ए फादर मैं नहीं कह रहा हूँ, एज ए श्रोता समझिए, मैं एक आम आदमी हूँ, तो इनका एक एल्बम था 3-4 साल पहले इन्होंने निकाला था, वो था ट्रांस म्यूजिक। तो मैंने कभी ट्रांस म्यूजिक बजाया नहीं था, तो जिस ढंग से ये लेके आए मैं हैरान रह गया कि ये ट्रांस म्यूजिक में फ्लूट कैसे बज सकता है। तो मुझे सुना है कि पापा मैं ऐसा ट्राई कर रहा हूँ, इसकी प्रोग्रामिंग में आप चलिए मेरे साथ। अच्छा। तो मैं गया। अच्छा। तो एंड में टर ऐसा कुछ ट्रांस म्यूजिक में आता है जो मुझे मालूम नहीं था, इसको मालूम था। तो इसने प्रोग्रामर से कहा, जो बहुत बड़े प्रोग्रामर शिवम बागची से इन्होंने कहा, वो एल्बम हिट हो गई और सॉन्ग ऑफ फुटबॉल भी इनका हिट हुआ, क्योंकि डियागो मैराडोना को इन्होंने, उनकी डेथ हो गई, तो उनको ट्रिब्यूट किया। तो मुझे इतना पसंद है, मैं एक लाइन सुनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। सॉन्ग ऑफ फुटबॉल में आपको लगेगा जो किक मारते हैं ना, गोल में जाता है, वो किक मारने का जगह देखिए जी। 1 2 3 4। ये गोल हुआ। वाह, क्या बात है। थैंक यू। ये गाना सुन के लोग नाच पड़ते हैं। बिल्कुल। ये ऐसा गाना इसने बनाया, नॉट दैट माई सन, ऑनेस्टली अभी मगर ये इसका ना कंपोजिशन करने का जो सेंस है ना, वो थोड़ा बेटर होता जा रहा है दिन पर दिन। अभी बिट्स एंड विंड्स में इसको, क्योंकि शिखर नाथ कुरैशी भी जाकिर भाई अल्लाह रखा खान साहब के घर से है ना, जी जी, तो एक डुएट है वो, ये अकेले नहीं है, शिखर नाथ और ये दोनों, तो उनको भी इतना इंपॉर्टेंस इसने दिया, तो मुझे अच्छा लगा कि रिदम और मेलोडी दोनों सर चढ़ के बोलना चाहिए। बिल्कुल। तो ऋषिकेश, आगे क्या प्लान है आपके, फ्यूचर प्लान? आगे मेरा ये प्लान है कि क्लासिकल में थोड़ा और मैं अच्छे से काम कर सकूं, और उसको मैं उसका जो म्यूजिक है वो इतना प्योर बजाऊं कि वो नॉर्मल
जो मास ऑडियंस है उससे भी कनेक्ट होए। वाह। और साथ ही में जैसे पिताजी ने किया वही मैं रास्ते में चलना चाहता हूँ कि क्लासिकल भी साथ में चलता रहे और फिल्मी संगीत भी साथ में चलता रहे, यही मेरा अभी गोल है। चलिए, बहुत अच्छा गोल है आपका। अगर चलते चलते आप दोनों अगर कोई क्लासिकल बेस कुछ अगर कुछ सुना दें। अगर हम दोनों की एक हम लोग ट्राई करते रहते हैं, एक दूसरे को चैलेंज करते रहते हैं। तो कुछ ना कहो के बाद इसने कहा कि ये हंस ध्वनि से थोड़ा अच्छा है, तो इसने नाम रखा कुछ ना कहो एक्स हंस ध्वनि। तो वो एक्स हंस ध्वनि राग क्या है जरा सुनाते हैं हम। देखिए, कुछ ना कहो तो हो गया, आप कुछ ना कहो के बाद वो हंस ध्वनि क्या है। 1 2 3 4 1। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, इतना समय दिया हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल भाई फॉर इनवाइटिंग फादर एंड सन टुगेदर। थैंक यू। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।